ओके। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में तीसरा लेक्चर। शुरू के तीन लेक्चर कर लिए हमने कि दो कर लिए, तीन कर लिए। हाँ, तीसरा वाला छोटा था, है ना। अब हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक बार मैं स्टार्टिंग से सारा रिवाइज करा दूं। ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने करंट के फॉर्मूले पढ़े। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज को एन बाई टी भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्लेन करा। मैंने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वीडी, है ना। एवरेज वेलोसिटी, एक एंड से दूसरे एंड में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को जाने में जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आ रही है उसे हम क्या बोल रहे थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या आता था, ई टाउ बाय एम। याद है? हाँ। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ा था किसके साथ, करंट के साथ। I इज इक्वल्स टू में विडीना। याद है, ये रिलेशन किया था, हाँ है ना। फिर अगली क्लास में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमने क्या देखा था, V इज इक्वल्स टू आई आर। हमने देखा था V और I ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस। स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस। स्लोप टेन थीटा होता है तो स्लोप, है ना। इसके ऊपर हमने सवाल भी करे थे। अगली क्लास में हमने क्या देखा था, यही देखा था, हाँ है ना, ये देखा था। और क्या देखा था, बस यही देखा था ना, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमने रजिस्टिविटी वगैरह तो नहीं करा था ना, नहीं करा था, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि आज सबसे पहले हमें देखना है रेजिस्टेंस को थोड़ा और डीपली देखते हैं। लास्ट क्लास तक मैंने रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, यूनिट क्या होती है, ठीक है। आज बारी है किस चीज की, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। तो पहला टॉपिक, फैक्टर्स on which resistance depends on। किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात, ये ऑन है ना, सब ठीक है, ओके। किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक एंड से दूसरे एंड में, किसी भी कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक एंड ए से दूसरे एंड बी में आने में जितनी रुकावट आई, और रुकावट किस चीज के कारण हो सकती है, रिपल्शन के कारण हो सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा, हाँ है ना, कोलिजन हो रहा होगा, टकरा रहे होंगे, वो तेज आया टकरा गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, दोबारा स्टार्ट करेगा। तो इतने कोलिजन्स के बीच में एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उसी ऑब्स्टेकल्स को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, अगर मान लो एक वायर है जिसकी लेंथ है इतनी, और एक वायर है जिसकी लेंथ है इतनी, मैं ये कहना चाह रहा हूं किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक वायर की लेंथ इतनी है, एक वायर की लेंथ इतनी है। अब एक इलेक्ट्रॉन, मान लो बहुत सारे, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 100 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है। अब एक 100 इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड में जाना है, इस एंड से इस एंड में जाना है। ज्यादा परेशानी किस केस में आएगी, सेकंड वाले में। वायर की लेंथ बड़ी है, अगर वायर की लेंथ बड़ी होगी, अगर वायर की लेंथ बड़ी होगी तो उसे बड़ा रास्ता ट्रेवल करके आना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों को, और बड़ा रास्ता ट्रेवल करके आना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। छोटी वायर, हाँ या ना। तो यहां से हम ये समझे कि जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज्यादा रुकावट, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जितनी छोटी वायर होगी उतना कम रेजिस्टेंस, उतना कम रुकावट होगी। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला लेंथ ऑफ अ वायर, पहला लेंथ ऑफ अ वायर। वायर की लेंथ पे करता है, और कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, हाँ या ना। वायर की लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। सेकेंड चीज जो होता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो कैसे, एक हमारे पास वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये। मैं सेकंड केस में लेंथ सेम ले रहा हूं, सेकंड केस में लेंथ सेम ले रहा हूं क्योंकि मैं एरिया एक्सप्लेन करने जा रहा हूं।
अब एक वायर हमारे पास ये है, एक वायर हमारे पास ये है। इस वायर का जो मैंने दोनों में 100 इलेक्ट्रॉन पास करने हैं। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझते हो ना, कोने का एरिया, कोने का एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया देखो कितना बड़ा है, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना छोटा है। तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन में यहां से पास करूं, वो आसानी से निकल जाएंगे, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। पर यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो आसानी से नहीं निकल पाएंगे। ज्यादा रुकावट इलेक्ट्रॉन को मूव करने में किस में आएगी, नीचे वाले में। नीचे वाले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो बिचम 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 रुकावट ज्यादा आएगी, यानी नीचे वाले में रेजिस्टेंस ज्यादा, ऊपर वाले में रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम। रुकावट कम तो रेजिस्टेंस कम। लेकिन नीचे वाले का एरिया क्या है, कम, ऊपर वाले का एरिया क्या है, ज्यादा। इसका मतलब एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जितना बड़ा एरिया होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, रुकावट उतनी कम आएगी। यानी सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और वो भी कैसे, इनवर्सली। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बराबर है, ठीक है, ये 2 पॉइंट ठीक है। तीसरा, रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, तीसरा, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। अब भाई किस चीज का तुम करंट पास कर रहे हो, तुम सिल्वर की वायर के अंदर करंट पास कर रहे हो, या तुम कॉपर की वायर के अंदर कर रहे हो, या तुम मैग्नीशियम आयरन की वायर के अंदर कर रहे हो, तो डिपेंड भी तो करेगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस मटेरियल के अंदर तुम चार्ज को फ्लो करा रहे हो, है ना। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी क्या करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ऐसे भैया देखा जाए तो जो सिल्वर होता है, सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होता है, पर ऐसे अगर मैं बोल दूं मैग्नीशियम की रॉड का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। तो नेचर पर डिपेंड करता है। चौथा जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, फोर्थ, वो आता है बेटा टेम्परेचर। और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, अभी बस मैं लिख रहा हूं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इस रेजिस्टेंस वाले फैक्टर को मैं अगली पूरी एक वीडियो में टेम्परेचर के ऊपर बनाऊंगा, है ना। अगला पूरा एक लेक्चर जो होगा वो टेम्परेचर के ऊपर होगा, कैसे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, क्या करता है। बराबर है, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आया आप लोगों को कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर। क्लियर, कोई डाउट नहीं, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं यहां पे, नाउ रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहां से क्या ले सकता हूं, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा हूं, इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल रहा हूं। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, पहली और दूसरे से रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मैंने इसको सिंपल ऐसे लिख दिया। अब अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है एक कांस्टेंट लगता है, और वो कांस्टेंट क्या होता है, देखो R इज इक्वल्स टू, में यहां पे कांस्टेंट लगता है रॉ L बाय A। पहले तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली है। मैंने दोनों को मिक्स करके लिख दिया, लेंथ अपॉन में एरिया। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट लगता है यहां पे रॉ, क्या बोलते हैं इसको, रॉ। बेटा आप लोगों ने केमिस्ट्री में बकायदा ये देख लिया है, हाँ या ना, फॉर्मूला, ठीक है। पर खैर बात करते हैं। तो यहाँ पे L लेंथ है, A एरिया, रॉ क्या है। अब मैं बात करता हूं, बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, बराबर है ना। रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला, ये रॉ क्या है, रॉ के बारे में मैं बात करूंगा, अभी बात करूंगा मैं, है ना। हियर है ना, रॉ क्या है मैं बात करूंगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट, और वो नोट क्या है, मैं जब बचपन में था, तो जब मैं छोटा था तो मैं एक चीज सोचता था, जब मैं 10वीं 11वीं 12वीं में था, कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
क्या कहता है ओम्स लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equals to, we can conclude that V is equals to IR. V is equals to IR. According to Ohm's law, V is equals to IR. अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूं तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? R is equals to V by I. हाँ, R is equals to V by I. तो ऐसे तो भैया रेजिस्टेंस जो है वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है, किस पे? वोल्टेज पे और करंट पे। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, बट नॉट, हाँ या ना? नॉट, हाँ, अंग्रेजी देख रहे हो? तो मास्टर कहना चाह रहा है कि भाई साहब रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। कारण क्या? तुम कहोगे भैया साफ साफ दिख रहा है, नहीं करता। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है। क्यों नहीं करता मैं तो बताता हूं। देखो, मान लो पहले वाले केस में, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, अगर तुम्हें ओम्स लॉ ढंग से याद है तो समझ में आएगी बात। देखो, ये V और ये I है, ये V और ये क्या है? I, और मैं यहां लिख रहा हूं R। R क्या होता है? R V by I। R क्या होता है? V by I। क्लियर है ना? साफ है ना बेटा? यस यस यस, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके। अगर मान लो पहले केस में वोल्टेज है, पहले केस में वोल्टेज है 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट वोल्टेज की वजह से मान लो करंट बह रहा था 2 एम्पियर। कितना बह रहा था? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, 10 वोल्ट बैटरी थी, 10 वोल्ट बैटरी थी, 10 वोल्ट, तो यहां से करंट जा रहा था कितना? 2 एम्पियर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? वोल्टेज अपॉन में करंट, 10 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? 5 ओम। तो रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। अगले केस में मैंने क्या किया? वोल्टेज को बढ़ा दिया। अब तुम जैसे कि तुम कह रहे हो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया। अगर मैं वोल्टेज को 10 की जगह 20 कर दूंगा, 20 वोल्ट कर दूंगा, तो बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी तो बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। तो वोल्टेज अगर तुमने 20 किया तो करंट बढ़ के हो गया 4। अब ये तुमने किया 20, ये हो गया 4 एम्पियर। 20 वोल्ट किया, 4 एम्पियर हो गया। और रेजिस्टेंस क्या होता है? V बाय I। 20/4 क्या होता है? 5। तूने वोल्टेज बढ़ाया, करंट भी बढ़ गया। अबे ये बढ़ा तो काट के तो उतना ही आया। ये कम किया, ये कम किया तो काट के तो उतना ही आया। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना करंट पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इन पे। बराबर है? कोई डाउट नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, नोट, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन वोल्टेज। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं बेटा। अरे यार, एंड करंट ऑफ अ सर्किट, ये सिंपल लिख दो, करंट। रेजिस्टेंस इट इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, ऑन वोल्टेज और करंट। बराबर है? इन पे डिपेंड नहीं करता। किन पे डिपेंड करता है? इन पे। याद रखोगे, याद रखोगे, याद रखोगे। ठीक है, क्लियर है? इसको नोट करो। और अब मैं इस रॉ के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, नोट कर लो। शाबाश, वेरी गुड। मैं पानी पी लूं? लेट मी ड्रिंक वाटर। आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अगला जो पॉइंट हमारे पास है वो है रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी, है ना? ठीक है, तो बेटा अपने स्कूल के ना टेस्ट वगैरह को बहुत सीरियसली लेने का। स्कूल के जो टेस्ट वगैरह होंगे आपके, उनको ना खुद करना है यार। मैं जानता हूँ थोड़ा नकल वकल चल जाती है, पर ना स्कूल के टेस्ट तुम्हें खुद करने हैं ना बेटा। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और क्या रहेगा, कहीं ना तुम थोड़ा बहुत उसके बारे में भी पढ़ोगे, तो इस तरीके से एग्जाम के लिए और ज्यादा प्रिपेयर होगे, है ना यार, और ज्यादा प्रिपेयर होगे। ठीक है, आओ देखो, अगला है हमारे पास रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं पहले ना इसको डेफिनेशन में नहीं समझाता, पहले मैं आपको फॉर्मूला वाइज समझाता हूं। देखो, R इज इक्वल्स टू, इट इज डिनोटेड बाय रॉ। इस रॉ को, जो अभी आया था ना, R इज इक्वल्स टू रॉ L अपॉन में, रॉ को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, अच्छा क्या होता है रेजिस्टिविटी?
R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन में A, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन में A, ठीक है। अगर मैं लेंथ को 1 मीटर कर दूं, लेंथ को, इफ लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, केमिस्ट्री में सेंटीमीटर लेते थे हम, और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, अगर लेंथ भी 1 हो जाए, एरिया भी 1 हो जाए, तो R किसके बराबर आ जाएगा? रॉ के बराबर है। R किसके बराबर आ जाएगा? रॉ के। ये भी 1, ये भी 1, तो R रॉ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास कोई एक कॉपर की वायर थी, उदाहरण के तौर पे, पता नहीं भाई साहब ये डंडा मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है, हालांकि यहाँ पे कोई बच्चा है नहीं जिसे मैं मार सकूं, है ना। देखो तो क्या है है ना, मारना नहीं, मारना गंदी चीज होती है। देखो खैर तुम लोग तो बच जाते हो, है ना। देखो आओ, देखो मारना गंदी चीज होती है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं पढ़ा रहा था, 11वीं का बैच था, तो 11वीं का बैच का एक लड़का था, नया नया आया था, वो पहला दिन आया वो। अब पहले दिन मैंने पढ़ाया तो शाम को गया वो, जब पढ़ा के बैच खत्म हुआ, मैंने कहा बेटा समझ में आया आपके? कह रहा भैया क्या पढ़ाया आपने यार, मजा आ गया भैया। मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा है, ऐसे ही। मैंने कहा ठीक है ना। कह रहा भैया बिल्कुल समझ में आ गया, सब समझ में आ गया भैया, क्या क्या करना है। मैंने कहा एक फिजिक्स की नोट्स की कॉपी बनानी, केमिस्ट्री की नोट्स की कॉपी बनानी, सब बता दिया मैंने उसे जो हम बताते हैं। कह रहा ठीक है भैया, मैं कल से आऊंगा भैया, है ना, टाइम पे। अगले दिन वो आ गया, और अगले दिन में 11वीं को टेस्ट पेपर बांट रहा था, टेस्ट पेपर बांट रहा था मैं। तो बैठा हुआ बिल्कुल एक्साइटमेंट में बैठा हुआ कि भाई पढ़ना है ना, पढ़ना है। मैं उस दिन टेस्ट पेपर बांट रहा था, और टेस्ट में बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा खराब थे, और जो मैंने बच्चों को तोड़ा, मतलब कि मैं बोलूं कि रज के तोड़ा, वो कांप गया यार देख के। उसने कहा यार ऐसे मार रहे हैं यार, ये लोग तो मार रहे हैं। वो फिर छुट्टी हुई, मैंने कहा बेटा समझ में आया जी। अगले दिन से वो दिखा ही नहीं। मैंने फोन किया, मतलब मैसेज किया मैंने, उसके पिताजी का मैसेज आया कि सर नहीं, बच्चा कह रहा है कि ना मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा यार कल तक कह रहा था साला यार क्या पढ़ाया आपने यार, आज मैंने मार दिया बच्चों को, तो देख के कह रहा है कि समझ में नहीं आया। छोड़ो यार क्या करें, है ना, पार्ट है लाइफ का। डंडा, खैर डंडा गंदी चीज है ये। देखो मगर मान लो मेरे पास क्या है, एक कॉपर की वायर है, एक कोई भी वायर है, कोई भी, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास वायर है। अब इस वायर के अंदर क्या है, इस वायर के अंदर क्या है कि ना, अगर मैं इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लो इस वायर का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, इस वायर का रेजिस्टेंस होगा। अगर मैं इस वायर की क्रॉस सेक्शन के एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का, उसे 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, और इसकी लेंथ को 1 मीटर ले लो। मान लो मैंने इसका 1 मीटर का हिस्सा तोड़ दिया, ये हो गया। कॉपर की वायर थी बहुत बड़ी, उसका मैंने 1 मीटर लेंथ तोड़ दी और 1 मीटर का एरिया तोड़ दिया। अब इस तार का जो रेजिस्टेंस आएगा, वो रेजिस्टेंस क्या होगा, रजिस्टिविटी। यानी रजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस होता है। रजिस्टिविटी इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस। Resistivity is defined as the resistance of a wire having 1 meter length and 1 meter square area of cross section. बराबर है, ठीक है। It is defined as the resistance of a wire या conductor having length 1 meter and एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो लेंथ हो गया, एरिया हो गया, आर इज इक्वल टू रॉ हो गया, ठीक है। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, तो बेटा रॉ इज इक्वल टू, यहां से आर का फॉर्मूला क्या होता है, रॉ एल बाय ए, तो रॉ क्या हो जाएगा, आर ए डिवाइड बाय एल, और यूनिट क्या हो जाएगी रॉ की, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस ओम, रेजिस्टेंस क्या होता है ओम, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, और ये भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर से मीटर कैंसिल, रॉ क्या आ जाएगा हमारे पास, ओम मीटर। तो बेटा इसकी यूनिट याद रखना, ओम मीटर क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और अब मैं यहां पे एक नोट बताने जा रहा हूं, फैक्टर्स। तो ये रजिस्टिविटी होता है, क्या होता है रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी ना देखो, रजिस्टिविटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कैसे होता है, कांस्टेंट। देखो अगर, क्योंकि रजिस्टिविटी डिफाइन किसके लिए, 1 मीटर के लिए, 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, तो चाहे वो 1 मीटर की कॉपर की तार हो, चाहे उसको खींच के 10 मीटर कर दो,
चाहे उसको खींच के 100 मीटर कर दो, 1,00,000 मीटर कर दो, तब भी उसकी रजिस्टिविटी सेम ही रहेगी। रजिस्टिविटी जो होती है वो 1 मीटर के लिए डिफाइन होती है, हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन। तो बेटा कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है? सबसे पहला है नेचर। अब वो 1 मीटर तार कॉपर की है या सिल्वर की, इस बात पर भी डिपेंड करेगा यार। तो सबसे पहले नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल की वायर है उस बात पे भी डिपेंड करता है कि रजिस्टिविटी कितना होगा। सेकंड, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैंने बोला टेम्परेचर के लिए एक सेपरेट लेक्चर आएगा, बिल्कुल टेम्परेचर के लिए ना, जिसमें सिर्फ मैं टेम्परेचर की बात करूंगा, बराबर है, ठीक है, टेम्परेचर। और बेटा मैं यहां पे एक बात बताना चाह रहा हूं, अब एक बच्चा यहां पे नोट बना के दिमाग लगाता है कि भैया आर का फॉर्मूला होता है रॉ एल बाय ए, और यहां से रॉ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल। तो भैया रॉ तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर नहीं, रॉ डिपेंड नहीं करता किसी भी चीज पे। मेरी बात को याद रखना हमेशा, रजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ वायर। रजिस्टिविटी इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं? ठीक है, नोट कर लो। अब मैं आपको एक सवाल बताता हूं, उसमें कैसे सवाल आता है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। ओके, तो बेटा अपने पास एक सवाल है, तुम्हारे बार बार बोलने के बाद भी मैंने छोटा ही लिखा है, ठीक है, भूल जाता हूं, दिमाग से निकल जाता है। देखो, अ वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, आंसर। बेटा एक बार ना कोशिश करो ये सवाल आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल आप लोगों ने 10वीं क्लास में भी कर रखे हैं, हाँ है ना, ठीक है। एक बार ट्राई कर लो यार, एक बार ट्राई कर लो। अ वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, गिवन दे रखा है, एक तार है हमारे पास, एक वायर है, इस वायर की लेंथ थी L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, लेंथ L थी, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। ठीक है, इसको स्ट्रेच किया गया है, हमको सताया गया है, कहां जा रहा है भाई, इसको स्ट्रेच किया गया, बराबर है। अब इसको स्ट्रेच किया तब तक, स्ट्रेच टू थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, जब तक इसकी लंबाई 3 गुना नहीं बढ़ गई। अब जब किसी को चीज को खींचोगे, तुमने बचपन में देखा, बचपन में अभी भी देखा होगा, वो धूप बत्ती होती है, वो धूप बत्ती को ऐसे ऐसे करो, अभी धूप बत्ती क्या है, थोड़ा सा उसका क्रॉस सेक्शन बड़ा है, उसको ऐसे ऐसे करोगे, उसकी लंबाई बढ़ जाती है और क्रॉस सेक्शन पतला नहीं हो जाता। अरे हाँ यार, क्ले यार, चिकनी मिट्टी से भी खेलते थे बचपन में, हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इसको खींचोगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, खींचोगे। और ऐसा ही सवाल आता है कंप्रेशन का, कंप्रेशन में क्या होता है, लंबाई घटेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा, और खींच के लंबाई बढ़ेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाएगा। तो व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड, इसकी लंबाई बढ़ गई, इसकी लंबाई जो थी मैंने कहा L डैश हो गई, क्या हो गई, L डैश, इसका एरिया हो गया A डैश, बराबर है, इसका रेजिस्टेंस हो गया R डैश। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कह रहा है व्हाट विल बी, जब खींचा इसको तो इस लंबाई 3 गुना बढ़ गई, L डैश क्या हो गया हमारे पास 3L, L डैश क्या हो गया हमारे पास 3L, L डैश हो गया 3L। बेटा एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जितने गुना लंबाई बढ़ेगी ना, उतने ही गुना एरिया कम होगा। अगर लंबाई 5 गुना बढ़ रही है तो एरिया 5 गुना कम होगा, लंबाई 10 गुना बढ़ रही है तो एरिया 10 गुना कम होगा। तो A डैश पता है क्या हो जाएगा, A/3, लंबाई 3 गुना बढ़ी तो एरिया 3 गुना कम हो जाएगा। और उल्टा होता है कंप्रेशन में, जब हम कंप्रेस करते हैं तो लंबाई घटती है, अगर लंबाई 2 गुना घट गई है तो एरिया 2A हो जाएगा, वहां L/2 हो जाएगा, वहां 2A हो जाएगा। अरे बुद्धि में जा रहा है ध्यान, पता नहीं कहां बैठा करने का मौका, समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं।
कंप्रेशन में लंबाई घटेगी तो एरिया उतना ही गुना बढ़ेगा, स्ट्रेच में लंबाई जितना गुना बढ़ेगी एरिया उतना ही गुना कम होगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है आर डैश। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है न्यू रेजिस्टेंस बताओ आंसर। बेटा इस केस की अगर मैं बात करूं, हेयर वी नो दैट आर इज इक्वल टू क्या होता है, रॉ एल अपॉन में ए। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। इसका रेजिस्टिविटी रॉ मान लेते हैं, रॉ। लेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर बी रॉ। लेट रेजिस्टिविटी बी रॉ। तो रेजिस्टिविटी रॉ है, रॉ एल बाय ए। एल लेंथ है, ए एरिया है, रॉ आर कितना है बेटा, आर है 10, तो 10 इज इक्वल टू रॉ एल बाय ए। इसको फर्स्ट बोल दूं, यस। अब इस केस की अगर मैं बात करूं तो आर डैश क्या हो जाएगा, रॉ। बेटा रॉ तो रॉ ही रहेगा क्योंकि रजिस्टिविटी उसी तार को खींचा है। क्या तार चेंज करिए, नहीं। क्या रजिस्टिविटी, बेटा एक बात सुनो, रजिस्टिविटी मटेरियल पे, क्या मटेरियल चेंज किया है, नहीं किया। वही तार थी, उसको खींचा, उसको दबाया, तो वही तार है, यानी रजिस्टिविटी सेम रहेगी। रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। रॉ एल डैश बाय ए डैश। आर डैश क्या आ जाएगा, एल डैश बाय ए डैश। आर डैश कितना हो जाएगा, रॉ एल डैश कितना है, एल डैश है हमारे पास 3L, ए डैश कितना है, ए बाई 3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो आर डैश क्या आ जाएगा, रॉ 9L बाय ए। ये आ जाएगा 9L बाय ए। अब एक काम करो, 9 को बाहर निकालो, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर डैश इज इक्वल टू 9 रॉ एल बाय ए। इसको सेकंड बोल दो। अरे 9 बाहर निकाल दिया, रॉ एल बाय ए आ गया। क्या तुम्हारे पास रॉ एल बाय ए की वैल्यू नहीं है, है हमारे पास। पुट 1 इन 2, तो एक को 2 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 9 इंटू में रॉ एल बाय ए की वैल्यू कितनी है, 10, तो आर डैश कितना आ जाएगा, 90 ओम। 90 ओम। तो बेटा ऐसे करके आप सवाल कर सकते हो कि स्ट्रेच कर दिया, लंबाई इतना गुना बढ़ गई, एरिया इतना कम हो गया, बताओ रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो बेटा उसका तार का नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 90 ओम। बराबर है। सेकंड कह रहा है न्यू रेजिस्टिविटी। सेकंड कह रहा है एक तार है, बेटा कभी भी ऐसा सवाल कहे, एक तार है जिसको खींचा है, इतने गुना खींच दिया, इतना गुना बढ़ गया, है ना, तो बताओ नई रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो बेटा रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, हाँ है ना। रेजिस्टिविटी क्या कह रहा है, व्हाट विल रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विल रिमेन्स same because it is independent on length and area। नोट करने लग गए होंगे, नोट करने लग गए होंगे ना होशियार, ये है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बराबर है, समझ में आया सवाल। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। रजिस्टिविटी बेटा मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जब तक वो चेंज नहीं होगा बाकी रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। बराबर है, नोट कर लो। अब आगे एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं। हो गया बेटा, नोट हो गया, तो आगे बढ़ रहे हैं। और आगे हमारे पास एक और टॉपिक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा नहीं भैया नहीं आ रहा हमारे दिमाग में सवाल। अरे आ रहा होगा, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा। अब तो आ रहा होगा, देखो ठीक है, क्या सवाल आ रहा होगा बेटा। मुझे पता है क्या लग रहा है, कभी कभी तुम्हारे ना, अगर मैं नंबर देखूं टेस्ट के नंबर तुम्हारे, अगर मैं टेस्ट के नंबर देखूं तो तुम्हारे टेस्ट के नंबर क्या है ना, ठीक जा रहे हैं तुम्हारे, तो मुझे भेज रहे हो ऑनलाइन, तो टेस्ट के नंबर ठीक जा रहे हैं। मतलब अगर मैं बाकी बच्चों के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो ठीक दिख रहे हैं मुझे यार। और मुझे शक हो रहा है कि कहीं तुम नकल वकल तो नहीं करते। फिर नहीं, तुम्हारी माता जी तुम्हें खा जाएगी, ऐसा लगता है मुझे, है ना। ठीक है, ये टेस्ट भी चेक हो गया, अभी मैं शाम को दे दूंगा, भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा तुम्हारा टेस्ट। ठीक है, देखो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। क्या बात कर रहे हो भैया, हाँ ओम्स लॉ का प्रूफ, इसका भी प्रूफ है। हाँ ऐसे कैसे नहीं, क्यों नहीं होगा भैया। देखो अब ओम्स लॉ V = IR है, तो ऐसा क्या है देखते, ऐसा क्या है देखते। अब
हाय राम, क्या बात है। ठीक है, देखो हमारे पास एक कंडक्टर है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का प्रूफ बताने जा रहा हूं। हमारे पास एक कंडक्टर है, एक बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है, और तुम्हें पता है मैं इसको बड़ा करके बना रहा हूं, जूम करके, जूम करके। ठीक है, एक V वोल्ट की बैटरी है, एक V वोल्ट की बैटरी है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल। V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है जो वो मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ठीक है, यहां से करंट जा रहा है, आई करंट, आई करंट जा रहा है, V वोल्ट की बैटरी है, वायर की लेंथ है जो वो L है, ठीक है ना। वीडियो वगैरह ऑन है बेटा, सब ठीक है, यस। देखो तो ये हमारे पास कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की? Vd, Vd, ठीक है ना, Vd है। देखो आओ, कंसीडर a conductor having length L and area of cross section A, area of cross section A है। if I current flows through the battery of voltage V, battery of voltage V, and bus and electrons flows with drift velocity Vd in tau time, in tau time, electron flows with drift velocity Vd in tau time in opposite direction of current। लिखना है तो लिख देना, ठीक है, in opposite direction of current, in opposite direction of current। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास क्या है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ में करने जा रहा हूं। मैंने कहा भैया एक बैटरी है, एक बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज है V, बैटरी का वोल्टेज क्या है? V, बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है, करंट निकल रहा है I, और इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा यार, करंट ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, और जो टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन को पहुंचने वो लग रहा है टाउ, ठीक है ना। टाउ मैंने लिख दिया, टाउ 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 टाउ, ठीक। मैं ओम्स लॉ प्रूफ करने जा रहा हूं, V इक्वल्स टू IR कैसे आया, ओम कैसे लाया होगा, देखो मैं साबित करने जा रहा हूं। देखो साबुत, देखो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, करंट का रिलेशन होता है किसके साथ भैया? I इज इक्वल्स टू Vd ना, I इज इक्वल्स टू में ये करंट का रिलेशन होता है, I इज इक्वल्स टू Vd ना, ठीक है। ये हो गया 1, ये हमारे पास करंट का रिलेशन होता है, पर मुझे V इज इक्वल्स टू IR चाहिए। अरे ओम्स लॉ प्रूफ करना है ना, ओम्स लॉ प्रूफ करना है, V इज इक्वल्स टू IR चाहिए। I तो मेरे पास है, पर मेरे पास वोल्टेज नहीं है साला, मेरे पास क्या नहीं है? वोल्टेज नहीं है। आओ वोल्टेज की बात करते हैं, ये हो गया पहला। वोल्टेज कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, कोशिश करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Vd इज इक्वल्स टू माइनस, खैर लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, E टाउ बाय m। क्या मेरे बोलने से पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद था?
और अगर नहीं याद था तो अपने आप से पूछो कि क्यों याद नहीं था, और जवाब अंदर से आएगा कि तूने रिवाइज नहीं किया, और रिवाइज नहीं किया तो अपने आप को ये बताओ कि तेरे नंबर भी नहीं आएंगे, है ना। अपने माँ बाप को बताओ कि नंबर नहीं आएंगे, उम्मीद मत करो ज्यादा, बराबर है ना। हाँ ठीक है बेटा, आसान है, सिंपल है। तो वीडी क्या आ जाएगा, ई टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम। ये हो गया सेकंड, ये हो गया क्या, सेकंड। पुट कर रहा हूं मैं सेकंड को किसमें, फर्स्ट में। पुट 2 in 1, 2 को 1 में पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, आई इज इक्वल्स टू में वीडी की जगह क्या आ जाएगा, ई टाउ बाय एम, और यहां पे क्या आ जाएगा, ई इंटू में ई एन ए। साफ दिख रहा है, छोटा तो नहीं दिख रहा ई एन, नहीं साफ तो दिख रहा है, ई एन ए। अब ये ई क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर टाउ ए, टाउ ए। अब यहां पे क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम, यही आ जाएगा। पर मुझे तो वोल्टेज चाहिए, लेकिन अब वोल्टेज आ सकता है कहां से, ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वोल्टेज की फॉर्म में लिख सकता हूं। हम जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V बाय डी या फिर V बाय एल। भाई याद होगा, V इज इक्वल टू ई एल या ईडी, V इज इक्वल टू ईडी, कैपेसिटर वाले फॉर्मूले में पढ़ा है, ठीक है ना, V इज इक्वल टू ईडी। तो मैं I इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, यही छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। याद, V I इज इक्वल टू में एन ई स्क्वायर टाउ ए, ई की जगह क्या लिख सकता हूं, V बाय एल हो जाएगा, ml। अरे ई की जगह V बाय एल हो गया तो V बाय एल हो गया। अब वोल्टेज भी आ गया, ये V वोल्टेज है, ये V वोल्टेज है, वो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, ठीक है ना। अब V वोल्टेज है, लेकिन ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो V की टर्म्स में लाओ इसको, तो इस सारे को उधर भेजो, तो ये क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू में ये ml ऊपर जाएगा, ml डिवाइड बाय ये ml i के साथ जाएगा ना, ml डिवाइड बाय ये एन ई स्क्वायर टाउ ए, एन ई स्क्वायर टाउ ए इनटू में यहां पे क्या बचेगा, आई। कौन बचेगा, आई। अरे मूर्खों, इसको मल्टीप्लाई करा है ऊपर, ये नीचे आया तो v इज इक्वल टू ये तो आ गया। असल में एक सेकेंड, हमारे पास इक्वेशन आ गई थर्ड, ये v इज इक्वल टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू में आई। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के मुताबिक क्या हो गया, ओम्स लॉ के मुताबिक होता है v इज इक्वल टू आई आर या फिर आर आई। अरे आर आई तो होता है ना, इसे फोर्थ बोल दूं। कंपेयरिंग 3 and 4, कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, अगर मैं कंपेयर करूं तो V V I I यानी रेजिस्टेंस क्या आ गया, ML। ध्यान सुनना, मजा आएगा तुम्हें, मजा आएगा। यानी रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया, इसके। R इज इक्वल्स टू में, R इज इक्वल्स टू में ML डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए। ये रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला होता है। भैया एक सेकंड, रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता है, रेजिस्टेंस ये आ गया, इसको मैं बोल रहा हूं 5। बट वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन ए होता है। ये रहा L, ये रहा A, ये रहा L, ये रहा A, R ये रहा L, ये रहा A, ये रहा, तो रॉ क्या आ गया, इसे बोल रहा हूं 6 फ्रॉम 5 and 6। 5 और 6 से तुम क्या निकाल सकते हो, यहां लिख रहा हूं, देखो R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन ए होता है ना, थप्पड़ मारूंगा तेरे यार। R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन में, R इज इक्वल टू M N E स्क्वायर L बाय A, तो ये L बाय A, L बाय A, तो रॉ किसके बराबर आ गया, रॉ इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ। ये होता है, बात समझे। R इज इक्वल टू ये होता है, ओम्स लॉ असल में ये होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अरे जो हम ओम्स लॉ बोल देते हैं, हमने कहा रॉ कांस्टेंट, रॉ कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा, कांस्टेंट रॉ कैसे निकाला जाएगा, रॉ ऐसे निकाला जाएगा, रॉ कैसे निकाला जाएगा, ऐसे m अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ, m अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। भैया याद करना है, क्यों नहीं करना भाई, याद तेरे जबान तो होना चाहिए, m अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ।
ये याद कर ले, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। mne² टाउ रॉ होता है। अब रॉ को अगर मैं L बाय ए से मल्टीप्लाई करा दूं, मान लो तूने रॉ याद कर लिया mne² टाउ, इसको L बाय ए से मल्टीप्लाई करा दे, L बाय ए से तो रेजिस्टेंस नहीं बन गया, और इसको I से मल्टीप्लाई करा दे, वोल्टेज नहीं बन गया। अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ खत्म, आसान है, आसान है। तो ये प्रूफ है ओम्स लॉ का कि भैया ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR कहता है, गलत नहीं कहता है, सही कहता है, V इक्वल्स टू IR होता है। देखो हमने प्रूफ करा है। बस जो आप सोच रहे थे ना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रॉ L अपॉन में, वो रॉ की वैल्यू होती है, और वो रॉ की वैल्यू क्या होती है, M अपॉन में ne² टाउ, M अपॉन में ne² टाउ। क्लियर है? क्या तुम्हें ये प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ समझ में आया? अगर वो आपसे कहे कि ओम्स लॉ का प्रूफ हमें एक्सप्लेन करो, तो क्या आप लोग कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो यार? ठीक है, तो नोट करो इसको। ओके, फटाफट नोट कर लो इसको। गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। बेटा एक सवाल है हमारे पास, सवाल ये है हमारे पास, आंसर आपको क्या करना है बेटा, सवाल देखना है और सवाल एक बार ट्राई करना है ना बेटा। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस सवाल को ट्राई करोगे, गलत करो सही करो कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राई तो करो, हाँ या ना? ठीक है, तो सवाल कह रहा है, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर इज इतना, गिवन दे रखा है, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर इज इतना, तो यानी एरिया दे रखा है कितना, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, एंड करंट फ्लोज अक्रॉस इट इज 1.5 एम्पियर। आई दे रखा है कितना, 1.5 एम्पियर, करंट दे रखा है 1.5 एम्पियर, एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखा है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? देखो देखो, एक होता है मास डेंसिटी, यानी मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। एक होता है हमारे पास क्या, चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय वॉल्यूम। एक होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वॉल्यूम, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, तुझे कंफ्यूज कर रहा है, तुझे कंफ्यूज कर रहा है। अब याद कर, सबसे पहला डेटा देखा, देखो ऐसे करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पन्ना निकालोगे ना, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला नहीं, जब मैंने रिलेशन कराया था I इज इक्वल टू में विडीना वाला, I इज इक्वल टू विडीना वाला जब रिलेशन करवाया था, एक बार मेरे कहने पे उस पन्ने को निकालो, I इज इक्वल टू VDENA वाला निकालो, निकालो निकालो। वो जो N लिखा हुआ है, वो N मैंने क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे देखो छोटा n लिखा है वहां पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ या ना? तो बेटा ये आपको दे रखा है n, n जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपको कैसे समझ आएगा, जब आपको पुराने लेक्चर की एक एक बात याद होगी, हाँ या ना? ठीक है, देन कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें कैलकुलेट करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD निकालना है, क्या निकालना है, VD निकालना है, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं इसको बोलता हूं ND, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना? हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, VD इज इक्वल्स टू में I इज इक्वल्स टू में, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होता है, I इज इक्वल्स टू में VD ना, हाँ है ना? I इज इक्वल्स टू में VD ना। अब I कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, यहां से VD क्या आ जाएगा, I डिवाइड बाय ENA, एरिया दे रखा है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वहां पे मैंने बोल रखा है, E क्या है, चार्ज, और ये क्या है, ये निकाल लो, निकाल लो। VD क्या हो जाएगा, यहां से VD इज इक्वल टू में I कितना है, 1.5 डिवाइड बाय E कितना है बेटा, एक सेकेंड, है ना, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, और E हो गया, हाँ ठीक है, 1.6, E क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, N कितना है बेटा, N की वैल्यू हमने अभी नहीं बताई, 9 × 10⁻3, और एरिया कितना है बेटा, एरिया इज 10⁻⁻2,
10⁻²⁰ मीटर में। सॉल्व कर लो इसको और कैलकुलेशन खुद करो यार, कैलकुलेशन खुद करो यार, हाँ ना यार, कैलकुलेशन खुद करो, इसको इससे काटो, जब तक नहीं करोगे ना खुद नहीं आएगा। क्लियर है? तो फटाफट कैलकुलेशन सॉल्व करो इसकी। एक सवाल और देता हूं मैं, बराबर है, नोट कर लो। तो बेटे अपने पास एक सवाल है, सवाल ये है, बिल्कुल आपको सिंपल सवाल है, आपसे हो जाएगा, जो जो आपसे हो रहा है वो आप कर लो। जैसे पहला पार्ट आपसे हो जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालना है, दूसरा मीन फ्री पाथ, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पर पहला वाला पार्ट तो एटलीस्ट आप कर सकते हो, हाँ है ना बेटा? ठीक है, तो आंसर फाइंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन कोलिजन। अब मान लो एक यहां से इलेक्ट्रॉन आया, अब यहां से उसको यहां पे कोलिजन करना है। अब दो कोलिजन के बीच का टाइम होता है टाउ, टाउ मैंने बोल दिया, हाँ या ना? कोलिजन के बीच का टाइम टाउ, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन कोलिजन टाउ टाइम, मीन फ्री पाथ एंड मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ भी निकालना है। मीन फ्री पाथ छोड़ दो इसको, लैम्डा होता है कि कितनी दूरी है ये, लैम्डा, मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा, और ये इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कोलिजन का टाइम था वो था टाउ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ होता है कि डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, कोलिजन के बीच की कितनी दूरी उसने कवर करी है, उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं, हाँ या ना? ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन इन कॉपर एट रूम टेम्परेचर गिवन रेजिस्टिविटी, गिवन दे रखा है हमें, रेजिस्टिविटी रॉ दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन दे रखा है कितना, 8.5 इंटू 10⁻28। मैंने बताया एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसीलिए उसने ये लिख रखा है पर यूनिट, पर केजी, पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है, वीडी दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁴। सबसे पहले हमें टाउ निकालना है, अब टाउ निकालना है और रॉ दे रखा है, तो एक सबसे सिंपल फॉर्मूला हमारे पास आता है क्या, एक सबसे सिंपल फॉर्मूला, वी नो दैट रॉ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रॉ इज इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ। क्या रॉ इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ होता है? क्या यहां से टाउ नहीं आ जाएगा रॉ के साथ? अगर रॉ दे रखा है तो निकल जाएगा, टाउ क्या हो जाएगा, m अपॉन में n e स्क्वायर रॉ, तो टाउ क्या आ जाएगा बेटा, m कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर, हालांकि जो आपको सवाल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का मास गिवन दे रखा होगा, पर आपको पता होना, मैंने ऑन कर रखा है ये, पर आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। n कितना होता, n कितना दे रखा है, 8.5 इंटू 10 की पावर 28, इंटू में e कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, और ये कितना है रॉ, रॉ दे रखा है 1.7 इंटू 10 की पावर -8। क्लियर है, हाँ है ना? तो ये दे रखा है, हमें टाउ निकालना है, क्या निकालना है, टाउ। अब देखो अगर हमें टाउ निकालना है, हमें निकालना है टाउ, वो नीचे 8.5, ऊपर है 9.1, यह है 1.6, यह है 1.7। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करूं तो पहले तो ये कट जाएगा, 1 पे जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 85, यहाँ पे 91, 85 ये आएगा 6 पॉइंट लगेगा 60, 60 नहीं जाएगा 85 पे, यहाँ लगेगा 0, ये आएगा 600। अब 8 के बारे में 600 आता है, नहीं आता, 8 के बारे में 48 आता है, 56 आता है, 56 कितनी बार में आता है, 56 आता है 7 बार में, तो 560 आ जाएगा, है ना? तो ये आ जाएगा, इसे काट के कितना 1.07 इंटू में 10 की पावर कितनी है, -31, देखो ये 28 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -28 आ जाएगा, ये 28 ऊपर जाएगा 10 की पावर -28 हो जाएगा, -19 का स्क्वायर, -19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -34, सॉरी -38, -38 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 38, -8 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8, अरे यही तो आएगा, डिवाइड बाय कितना आ गया बेटा, ये कितना आ गया 1.6, 16 का स्क्वायर 256, तो ये आ जाएगा 2.56 पॉइंट आ जाएगा ना, और इधर क्या है 1.7, बराबर है,
1.7, ये सारा हो गया। अब यहां से टाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास आ जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू में, इसे मैं क्या कर रहा हूं अभी बताता हूं, इसे मैं क्या कर रहा हूं इनटू में। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट मैंने कैंसिल कर दिए, मैंने कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही तुम्हारी बात, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस एक पॉइंट को मैं आगे शिफ्ट करके इसका, अरे यार तुम भी तो चूरन भी तो हो ना, 10 की पावर -31 -28 -31 प्लस का 38, ये कटेगा तो 7 बचेगा, प्लस का 7 बचेगा, प्लस का 7 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा 15, 7 14 और 1 15, 28 में से 15 गए कितना बचेगा 3 और 1 13, तो ये कितना बचेगा -13, -13। अब देखो नीचे बचा हुआ है 2.56 इंटू में 1.7। अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, मैं इस 1.7 को इससे 2.56 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। मल्टीप्लाई क्यों करा रहा हूं, हालांकि काट के भी आसान पड़ जाएगा, पर मल्टीप्लाई करा रहा हूं क्यों, देखो 7 6 सते 6 सते, अरे 6 सते 42, 2 4 कैरी, 6 पंजे 7 पंजे 35, 36 39, 9 4 3 कैरी, 7 7 दूनी 14 15 16 17, ये आ जाएगा 6 5 2, तो 2 6 6 9 6 15 5 1 कैरी, 8 5 13 3 1 कैरी, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 कैरी 2 2 4 4 टाउ आ गया हमारे पास। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया, पॉइंट कितने बाद 3 के बाद 4.352, मैं इसका एक पॉइंट आगे खिसका रहा हूं, आगे खिसकाऊंगा तो 10 की पावर -14 हो जाएगा, तो ये आएगा 10.7 इंटू 10 की पावर -14। अब ये आसानी से कट जाएगा, 4.3 से तुम 10.7 काट सकते हो आसानी से, हाँ है ना, 4.35 से आराम से काट दोगे, कितने पे 3 पे काट दोगे, अरे 3 पे कट जाएगा आराम से, 3 पंजे 15 5 1 कैरी, 3 पंजे 15 5 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10 0 1 कैरी, 4 दूनी 4 3 12 है, 3 पे कि 2 पे सॉरी, 2 पंजे 10 0 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 चौक 8, तो कितना बचेगा 2.0, 2.0 2 बचा, फिर ये पॉइंट लगेगा 20 हो जाएगा, अब 20 5 पे जाता है वैसे 4 पे जाएगा, तो 2.4 आ गया आंसर। टाउ कितना आ गया 2.4 इंटू 10 की पावर -14 सेकेंड, इतना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया, इतना हमारे पास क्या आ गया सेकेंड, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया हमारे पास। अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास आ गया। नाउ आपको एक और चीज निकालनी है, मीन फ्री पाथ। क्या निकालना है, मीन फ्री पाथ। नाउ मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। अगर आपको नहीं भी पता होगा ना लैम्डा से दिखाते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे करना है, देखो मीन फ्री पाथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, हाँ है ना, देखो एक यहां पे टकराया था, एक यहां पे, इलेक्ट्रॉन यहां से चला 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 चला, ये कोलिजन होने वाला है, इसके बीच की जो दूरी है लैम्डा कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लैम्डा। अब लैम्डा डिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम, कैसे निकालोगे डिस्टेंस, अरे मीन फ्री पाथ डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अरे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल है ना। वी नो दैट क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू, है ना, वेलोसिटी बोल रखा उसने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी बोला है ना उसने, तो मैं डिस्प्लेस वेलोसिटी लेना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इतना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मीन फ्री पाथ लैम्डा, टाइम क्या हो जाएगा टाउ, अरे टाइम क्या हो जाएगा टाउ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आएगी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं लैम्डा क्या आ जाएगा, वीडी इंटू में टाउ, और वीडी कितना है, वीडी इज 1.6 इंटू 10 की पावर -4 एंड टाउ इज 2.4 इंटू 10 की पावर -14। सॉल्व कर लो इसको यार, अब तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, तो आपका लैम्डा आ जाएगा, बराबर है, आसान है, आसान था सवाल, गिवन गिवन डाटा दे रखा था सारा का सारा यार, आसान सवाल था, बराबर है, ठीक है। तो ये था, आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा ओम्स लॉ, और आगे बढ़े हम रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टिविटी देखा, और प्रूफ देखा ओम्स लॉ का, ये सारी चीजें देखी। अगली क्लास में हम सिर्फ बात करेंगे टेम्परेचर के ऊपर, किसके ऊपर बात करेंगे, टेम्परेचर के ऊपर, बराबर है ना, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, और क्या करो, असाइनमेंट लगाओ,
असाइनमेंट के सवाल लगाओ, असाइनमेंट के सवाल लगाओ, असाइनमेंट के सवाल लगाओ कि कहाँ से कहाँ तक के, कहाँ से कहाँ तक के असाइनमेंट के सवाल लगाओ। तुमने कहाँ तक कर लिए होंगे, एक सेकंड में देख लूं असाइनमेंट। चैप्टर नंबर 3 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक के सवाल करो। आज का तुम्हारा काम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुमने लास्ट क्लास में करा होंगे पर तुमसे हुए नहीं होंगे क्योंकि ओम्स लॉ के सवाल बीच में फंस गए होंगे, है ना। तो आज का जो तुम्हारा होमवर्क है वो ये दे रहा हूं मैं, 26 से लेकर 34 अगर कर लिए दोबारा करो, 26 से 34, 26 से 34 जो ना हो छोड़ देना, 26 से 34 बराबर है, ठीक है। 26 से 34 होमवर्क है, ओके बाय, टेक केयर, आराम से करो और पढ़ाई करो, है ना बेटा, ठीक है बेटा। इतना ही करना है, कितना सिंपल है। लेक्चर लेना है, लेक्चर लेना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं करेगा पुराना नहीं पढ़ेगा। अगर तू पहले चैप्टर को दोबारा नहीं पढ़ रहा है तो बेटा फायदा नहीं है कोई यार। तो तेरा पढ़ना ना पढ़ना बराबर है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, अच्छा कर रहा है, कोई फायदा नहीं है। अगर तू पुराना नहीं पढ़ रहा है सब भूल जाएगा, सितंबर तक तू सारे चैप्टर भूल जाएगा, फिर तू कहेगा क्या करूं इस नोट्स का यार मैं, है ना, क्या करूं। तो बेटा रिवीजन, रिवीजन करना जरूरी है, बराबर है ना, है ना। रिवीजन कर, खाली बैठे बैठे रिवीजन कर। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि तू कहेगा बोर हो जाएगा मैं रिवीजन कर करके, यार सब आता है पर कभी ऐसा नहीं होगा, क्लियर है ना। तो पुराने चैप्टर्स को भी पढ़ो, बराबर है, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।